हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों ने इस चैनल पर 3 चैप्टर पढ़ लिए हैं। फर्स्ट चैप्टर के कुछ वीडियो नहीं डाले थे मैंने, लेकिन वो मैं डाल दूंगा। सेकंड चैप्टर पूरा पढ़ा है, थर्ड चैप्टर पूरा पढ़ा है। उसके बाद कुछ दिन का गैप दिया है मैंने, क्वेश्चंस वगैरह आप लोग कर सको उसके लिए। आपने बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे फ़ोन करके डाउट पूछे हैं, वो डाउट क्लियर भी किए हैं। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं आगे चैप्टर नंबर 4, विच इज मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मूविंग चार्ज क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और करंट क्या है, ये चैप्टर की हेडिंग में ही 3 चीजें अपने को समझनी पड़ जाएगी। ठीक है, इस चीज को अपन समझेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से, लेकिन उससे पहले, इस एक्सपेरिमेंट से पहले कुछ बेसिक चीजें। वो बेसिक चीजें क्या है? क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सुना है? क्या सुना ही है? चैप्टर नंबर 1 और 2 के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानियां कही है बहुत सारी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है चार्ज की वजह से, लेकिन कौन सा चार्ज? रेस्ट चार्ज, चार्ज एट रेस्ट। अब पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसा भी है, कोई भी चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसकी वजह से उसके चारों ओर एक ऐसा इफेक्टिव एरिया होगा, एक स्पेस होगा, एक रीजन होगा जिसके अंदर इसका इफेक्ट फील होगा। इस चार्ज के चारों ओर का वो रीजन जहां तक इसका इफेक्ट कोई दूसरा चार्ज फील कर सकता है, इस चार्ज का इफेक्ट ये क्या फील करेगा? आइदर तो ये अट्रैक्शन फील करेगा और ये रिपल्शन फील करेगा। जहां तक कर पाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये सब अपन पढ़ चुके हैं, आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड से आगे बढ़ते हैं अपन किस पे? मैग्नेटिक फील्ड पे। अब बताओ बेटा, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? आप सब 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं। रेस्ट चार्ज की वजह से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? मैग्नेट की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मैग्नेट। चार्ज के चारों तरफ का एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैग्नेट के चारों तरफ का एरिया मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है। ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ का वो एरिया जहां तक इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है उसको अपन मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां तक इसका इफेक्ट फील कर सकते हैं। मैग्नेट का इफेक्ट कौन फील करेगा? तो यहां पहुंच जाओ। चार्ज का इफेक्ट कौन फील कर रहा था? चार्ज। मैग्नेट का इफेक्ट कौन फील करेगा? मैग्नेट। लेकिन यहां तक अब थोड़ा कंफ्यूजन है। इस चैप्टर में ये कंफ्यूजन दूर करना है। मैग्नेट का इफेक्ट केवल मैग्नेट फील नहीं करेगा, कोई और भी कर सकते हैं। वही अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैग्नेट का इफेक्ट चार्ज फील करेंगे कि मूविंग चार्ज फील करेंगे, करंट का यहां पर क्या कंसेप्ट है, ये सब अपने को देखना है। लेकिन ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था, उससे पहले तक दुनिया में केवल यही चीज प्रचलित थी। प्रचलित का मतलब यही चीज लोग जानते थे। क्या जानते थे? मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से होता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से होता है। एक मैग्नेट को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। कैसे? वो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आपको पता है ना, सिमिलर पोल, ऑपोजिट पोल वाली सारी कहानी पता है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, इसको अपन मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, और अगर इस मैग्नेट को बहुत थिन कर दिया, बहुत छोटा कर दिया, छोटा भी कर दिया और थिन भी कर दिया और ऐसा बना दिया, किसकी, कौन सी शेप का बना दिया? नीडल की शेप का बना दिया। लेकिन बनाया तो मैग्नेट का है ना। मैग्नेट को छोटा बनाया, नीडल की शेप का बनाया, तो इसको अपन बोलेंगे मैग्नेटिक नीडल। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक नीडल। दिस इज मैग्नेटिक नीडल। ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है तो मैग्नेट, लेकिन नीडल के शेप का है तो मैग्नेटिक नीडल। और आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं? आप लोग इसको किस नाम से जानते हैं? कंपास नीडल। कंपास नीडल के नाम से भी जानते हैं। कंपास नीडल का मतलब जो डायरेक्शन बताती है। क्या डायरेक्शन बताती है? नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताती है ना। इसका जो एरो होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ होगा। आप अगर किसी सी के अंदर, ओशन के अंदर, अगर आप किसी शिप पर बैठे हैं, जंगल के अंदर चल रहे हैं, डायरेक्शन पता करनी है, कंपास नीडल साथ में होती है। इसका जो एरो होता है, ये जो पॉइंटर होता है एरो, वो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है, तो कंपास नीडल डायरेक्शन बताने के काम आती है। तो जो मैग्नेटिक नीडल है वही कंपास नीडल है। कंपास नीडल भी मैग्नेट है, मैग्नेटिक नीडल भी मैग्नेट है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस ये वेरी स्मॉल एंड थिन मैग्नेट है। वेरी स्मॉल एंड थिन मैग्नेट है। तो स्मॉल और थिन मैग्नेट होने से क्या फायदा? फायदा क्या? इसका जो मास है वो कम होता है। मास कम है। मास कम होने से क्या फायदा होगा?
मास कम होने से इसका इनर्शिया कम होगा। इनर्शिया का मतलब क्या? ऑपोजिशन। ऑपोजिशन कम होगा तो थोड़ा सा भी फोर्स लगेगा तो ये हिल जाएगा। जैसे एक भारी भरकम मैग्नेट है, थोड़ा सा फोर्स लगाया इसको असर भी नहीं हुआ। एक मैग्नेटिक नीडल है, थोड़ा सा फोर्स लगाया ये डिफ्लेक्ट हो गई, हिल जाएगी, मूव कर जाएगी, है ना। तो अपन चाहते हैं कि डिफ्लेक्शन हो तो मैग्नेटिक नीडल बनाई जाती है। क्या किया जाता है? अरे भाई है तो मैग्नेट ना, मैग्नेट है ना, एक इस मैग्नेटिक नीडल के पास में एक मैग्नेट रखो आप, इस मैग्नेट को इससे पास ले जाओ या दूर लेके आओ, दूर ले जाओ या पास लाओ, मैग्नेट इसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा। आप इस मैग्नेट को इसके चारों तरफ घुमा दो, इस मैग्नेट को मैग्नेटिक नीडल के चारों तरफ घुमा दो तो क्या होगा? ये नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी, घूमेगी, अपना जो एरो है, ये जो डायरेक्शन है इसको चेंज करेगी। किसकी वजह से? मैग्नेट की वजह से। अपने को पता है एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ये मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है, बोल रहे हैं नीडल है तो मैग्नेट ही। ये मैग्नेट इसको अफेक्ट करेगा। मैग्नेट में ऐसा क्या है जो इसको अफेक्ट कर रहा है? मैग्नेट में है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से है या मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों बातें कैसे भी बोल सकते हो आप। तो अब अपने को कहानी क्या समझ में आई? ये तो थी फर्स्ट चैप्टर की कहानी। चार्ज के चारों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है अब इस चैप्टर की कहानी। मैग्नेट के चारों तरफ होता है मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को कौन डिफ्लेक्ट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तक की कहानी के हिसाब से, अभी आगे मॉडिफिकेशन होंगे। इसमें क्या है? मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट करता है? मैग्नेट को कौन डिफ्लेक्ट करेगा? मैग्नेट। मैग्नेट में ऐसा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक नीडल को मैग्नेटिक फील्ड ही डिफ्लेक्ट कर सकता है। अब तक अपने को यही पता था, लेकिन अब ओरस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट किया उसके ऊपर अपन नजर डालते हैं, देखें कि क्या है। तो देखेंगे हम लोग, ओरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट कुछ और कर रहा था, वो अचानक से उसको ये रिजल्ट मिलने लगे। उसकी लेबोरेटरी में कोई सर्किट बना हुआ था, सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बैटरी, वायर, ऐसा कुछ, और वहां पर कोई कंपास नीडल उस सर्किट के आसपास रखी हुई थी। तो अनजाने में ये एक्सपेरिमेंट होने लगा कि वो नीडल अपने आप डिफ्लेक्ट होने लगी। तो ओरस्टेड जो अपना ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट था उसको साइड में रख करके इस एक्सपेरिमेंट को उसने आगे बढ़ाया। क्या एक्सपेरिमेंट था? एक कंपास नीडल है, ये हो गई कंपास नीडल। व्हाट डू यू मीन बाय कंपास नीडल? इट इज नथिंग बट अ मैग्नेट, स्मॉल मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल है, इसको एक स्टैंड पर रख दिया, यहां से हिंज कर रखा है इसको, और ये स्टैंड है, ये स्टैंड पर इसको रख दिया। हिंज कर रखा है का मतलब क्या? ये इसके ऊपर ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है, घूमने के लिए फ्री है, ये चारों तरफ घूम सकती है, उसके लिए फ्री है। यहां पर एक सर्किट है, सर्किट में बैटरी लगी हुई है, की लगी हुई है, और एक वायर है, कंडक्टर है। दिस इज अ कंडक्टर। कंडक्टिंग वायर को ऐसे बना सकते हैं अपन, रेजिस्टेंस बनाओ, कुछ भी बनाओ। इसके नीचे ये वायर, ये मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है। स्विच ऑन करेंगे तो क्या करंट फ्लो होगी? क्या स्विच ऑन किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट को बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं अपन। ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, यहां से करंट आएगी, कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होगी, कहां से कहां तक? ए से बी तक। इस वायर में करंट फ्लो हुई ए से बी। जैसे ही वायर में करंट फ्लो होने लगी, मैग्नेटिक नीडल जो ऐसे थी वो ऐसे हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो मैग्नेटिक नीडल में आ गया डिफ्लेक्शन, मैग्नेटिक नीडल में आ चुका है डिफ्लेक्शन। लेकिन नीडल कैसे डिफ्लेक्ट होती है? केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। फिर ओरस्टेड ने क्या किया? बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर दिया। बैटरी के टर्मिनल चेंज करने से क्या होता है? करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। कैसे? उसने ये काम कर दिया। स्विच ऑन किया, करंट ऐसे फ्लो होने लगी। पहले करंट ए से बी फ्लो हो रही थी, अब करंट बी से ए फ्लो हो रही है। करंट की डायरेक्शन चेंज हुई। इसके नीचे मैग्नेटिक नीडल रखी हुई है, ये स्टैंड रखा हुआ है ऐसा। जो नीडल पहले उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई थी, वो जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। डिफ्लेक्शन तो हुआ मैग्नेटिक नीडल का, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? तो यहां देखो, करंट की डायरेक्शन चेंज की। फिर क्या किया? ओरस्टेड ने करंट को कर दिया बंद। करंट बंद कर दिया का मतलब क्या? स्विच ऑफ कर दिया, यहां से की निकाल दी।
तो मैग्नेटिक नीडल वापस अपनी जगह पे आ गई, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहा। ये चीज समझ में आ रही है क्या? करंट फ्लो करने पर नीडल में डिफ्लेक्शन आता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने पे डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है, और करंट फ्लो नहीं होती है, करंट को रोक देने पर डिफ्लेक्शन भी खत्म हो जाता है। मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं रहता। दो चीजें और भी है जो बोल के बताते हैं। अभी माना कि ये 10 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुई, मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट हुई, करंट की वैल्यू को अगर बढ़ा दिया, करंट की वैल्यू को बढ़ा दिया यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस, तो जो डिफ्लेक्शन पहले थोड़ा सा हो रहा था वो ज्यादा हो गया। फिर दूसरी डायरेक्शन में करंट की वैल्यू को बढ़ाया तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन पहले थोड़ा हो रहा था, अब ज्यादा हो गया। करंट की वैल्यू को ज्यादा किया तो नीडल ज्यादा मुड़ी, करंट की वैल्यू को कम किया तो नीडल कम मुड़ी, करंट को बंद कर दिया तो नीडल मुड़ी ही नहीं, करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। यानी कि मैग्नेटिक नीडल करंट के हिसाब से डिफ्लेक्ट हो रही है। लेकिन ये क्या, अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया मैंने, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स ओनली ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक नीडल को कोई डिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है सिवाय किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, मैग्नेट की वजह से। ये अपने को पता था। आसपास कोई मैग्नेट है नहीं, फिर भी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तो है लेकिन अपने को पता नहीं चल रहा है। तो पता करो, देखे क्या है, कहां है मैग्नेटिक फील्ड, यहां है मैग्नेटिक फील्ड। ये वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, वायर में करंट फ्लो हो रही है तो डिफ्लेक्शन हुआ। करंट नहीं है तो डिफ्लेक्शन नहीं है, करंट है तो डिफ्लेक्शन है। यानी कि करंट कैरिंग वायर की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अपने को यहां से समझ में आया। अब तक दुनिया को यह पता था कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन अब इस आदमी की वजह से क्या पता चलने लगा, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर, एक ही बात है, वो वायर कंडक्टर ही होगा। अब बताओ बेटा, करंट की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना चाहिए, यानी कि चार्ज मूव करना चाहिए। अब फर्स्ट चैप्टर में अपन ने क्या पढ़ा था, रेस्ट चार्ज। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, मूविंग चार्ज। यानी कि करंट का मतलब ही मूविंग चार्ज है ना, करंट का मतलब ही मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज। तो ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीजें पता चली, 3 रिजल्ट अपन इस ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट के लिख सकते हैं। ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के 3 रिजल्ट लिख सकते हैं, मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट कर सकते हैं आप लोग। क्या रिजल्ट है, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा रिजल्ट क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में डिपेंड करती है। और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। मैग्नेटिक फील्ड कम है या ज्यादा, ये भी किस पे डिपेंड करेगा, करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। ये 3 रिजल्ट ओरस्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चले। तो अब तक अपने को ये पता था कि मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली ड्यू टू मैग्नेट, बट नाउ अपने को पता है मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, और करंट का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज यानी कि मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज की वजह से भी होता है। तो मैग्नेट, करंट कैरिंग कंडक्टर और मूविंग चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो आगे से अपन क्या समझेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या मान लूंगा मैं, मैग्नेट मान लूंगा। ये एक वायर है, ये एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रही है, यानी कि ये किसके जैसा है, ये मैग्नेट के जैसा है। ये वायर ऐसा है किसी भी शेप का, इसमें करंट फ्लो हो रही है, वायर में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि वायर किसके जैसा है, मैग्नेट के जैसा। वायर ऐसा सर्कुलर लूप है, करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है वायर में, यानी कि ये मैग्नेट है। मैग्नेट है यानी कि इसके नॉर्थ पोल भी होगा, इसका साउथ पोल भी होगा। ये पूरी कहानी है और स्टेट एक्सपेरिमेंट की डायग्राम बना सकते हैं, जो मैंने बोला है उसको नोट कर सकते हैं। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट कंसेप्ट अपन देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ये जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं उस पे। जेई और नीट और एम्स इन सब एग्जाम के अंदर एक छोटा मोटा वो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, असर्शन रीजन, ऐसे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। क्या है मतलब, देखिए अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज एट रेस्ट क्या क्या प्रोड्यूस कर सकता है। ग्रेविटेशनल फील्ड तो अपन ने 11th क्लास में पढ़ लिया था 8th चैप्टर में। ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से होता है, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे छोटे से छोटा हो चाहे बड़े से बड़ा हो,
अगर उसके पास मास है तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू मास। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं? चार्ज की। क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास नहीं है और चार्ज है? हवा में मास है कि नहीं? ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल है क्या जिसका मास ही ना हो? नहीं, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट पॉसिबल नहीं। तो अगर चार्ज है तो किसी ऑब्जेक्ट पे होगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास होगा, और ऑब्जेक्ट का मास है तो मास की वजह से क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड बट नॉट ड्यू टू इट्स चार्ज। ये चीज थोड़ी ध्यान से सुन लेना। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड बट नॉट ड्यू टू इट्स चार्ज, ड्यू टू इट्स मास। तो ग्रेविटेशनल फील्ड चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। वो ऑब्जेक्ट के मास की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो रेस्ट चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड मास की प्रॉपर्टी है, अपने को याद तो वैसे ही है, उसको चार्ज की प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं करना है। तो मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि कई बार चार्ज जिस ऑब्जेक्ट पे है उस ऑब्जेक्ट एज अ होल की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। समझ में आई बात? फिर आ जाओ मूविंग चार्ज पे। यहां तो चार्ज रेस्ट पे था, अब कोई क्यू चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है। अब चार्ज भले ही मूव करो चाहे अपनी जगह पे रहो। अब कोई पर्सन है, वो खड़ा है तो उसका मास है, तो चल रहा है तो भी मास तो हो गई। चलते हुए पर्सन का मास खत्म तो नहीं हो जाएगा, मास तो उसके साथ में ही रहेगा। ऐसा भी थोड़ी हो सकता है कि आदमी यहां खड़ा रह गया, उसका मास आगे निकल गया, या आदमी यहां से घर चला गया, घर से दुकान चला गया, ऑफिस चला गया, लेकिन उसका मास घर पे छोड़ के गया। ऐसा नहीं हो सकता। मास बेसिक प्रॉपर्टी है, साथ साथ चलेगा। तो चार्ज मूव कर रहा है, मास इसके साथ में है, तो मास की वजह से क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस ग्रेविटेशनल फील्ड बट नॉट ड्यू टू इट्स चार्ज, ड्यू टू इट्स मास। ठीक है। फिर मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? चार्ज। चार्ज अगर चल रहा है तो भी चार्ज तो हो गई। जैसे इस पेन पे 1 कूलम का चार्ज है, अगर ये पेन चलने लग जाएगा तो भी 1 कूलम चार्ज तो रहेगा ही रहेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चलने रुकने की वजह से नहीं है, वो चार्ज की वजह से है। चार्ज चल रहा है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। तो मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो नई चीज क्या आई? ये दोनों तो पहले ही थी, नई चीज आई है मैग्नेटिक फील्ड। कहां से आई है? अभी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट देखा। क्या था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट? करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो का मतलब मूव करना, तो चार्ज मूव करेगा, मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो मूविंग चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इन पे नहीं आएंगे, क्वेश्चन आएगा इस पे आएगा क्वेश्चन। करंट कैरिंग कंडक्टर। कंडक्टर को आप वायर ही मानते हैं अपन, एक वायर है, वायर में करंट फ्लो हो रही है। फिर से मैं बार बार बोल चुका हूं, अभी इस 15-20 मिनट के अंदर मैं करंट की डेफिनेशन बोल चुका हूं बहुत बार। व्हाट डू यू मीन बाय करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज फ्लो कर रहा है, वायर में चार्ज मूव कर रहा है। क्या करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग चार्ज का ही एक तरीका है क्या? क्या करंट कैरिंग कंडक्टर में चार्ज मूव कर रहा है क्या? कर तो रहा है, कर रहा है ना। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज तो होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो मूविंग चार्ज हो गया। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में मूविंग चार्ज होता है। मूविंग चार्ज ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक फील्ड तीनों प्रोड्यूस करता है। लेकिन मूविंग चार्ज अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। मूविंग चार्ज यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन करंट कैरिंग वायर में जब करंट फ्लो होती है, कंडक्टर में जब करंट फ्लो होती है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड तो होगा, उसका करंट से और चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। इस वायर में अगर करंट नहीं भी फ्लो होगी तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। किसकी वजह से? मास की वजह से, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड का इसमें करंट होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मास की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। और मूविंग चार्ज है, करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मूविंग चार्ज है। अभी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट में देखा मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन यहां मूविंग चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां करंट कैरिंग कंडक्टर में नो इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका कारण बता सकता है क्या कोई? आसान सी बात है, क्वेश्चन इसी के ऊपर बनता है। क्या क्वेश्चन बनेगा? ये वायर है, मैंने आपको क्या कहा? 1 कूलम चार्ज है किसी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 कूलम है तो 3 कूलम है तो, मतलब कुछ भी वैल्यू चाहे कुछ भी हो, चार्ज होना चाहिए। इस ऑब्जेक्ट पर अभी 0 चार्ज है।
आपको इस पर चार्ज लाना है तो क्या करोगे? आप इस पर या तो पॉजिटिव चार्ज ला सकते हो या इस पर नेगेटिव चार्ज ला सकते हो। क्या तरीका है बेटा? इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला या इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इसके अलावा तो कोई तरीका नहीं है चार्ज करने का। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, और बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन अंदर आ गए तो इस पर नेगेटिव चार्ज। यानी कि ऑब्जेक्ट को चार्ज होने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने चाहिए या इलेक्ट्रॉन ऐड होने चाहिए, तो ये चार्ज है। मूविंग चार्ज में भले ही मूव कर रहा है लेकिन चार्ज तो है। लेकिन बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक वायर है, वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वायर के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, एटम के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होंगे। एटम न्यूट्रल होगा, वायर न्यूट्रल होगा, तो करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जब आपने स्विच ऑन किया तो इसमें फ्लो होने लग गई करंट फ्लो होने लग गई, यानी कि कौन फ्लो होने लग गए? फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे भाई, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर से आकर के वायर में एंटर हो गए क्या? फिर चलने लगे क्या? नहीं ना, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले ही वायर में थे। फ्री इलेक्ट्रॉन वायर में पहले ही थे, बस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग गए। रैंडम मोशन तो कर रहे हैं लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होने लग गया। तो पहले भी फ्री इलेक्ट्रॉन वायर में थे, अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन वायर में है। वायर से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकला नहीं, वायर में कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से आया नहीं, तो वायर पर पहले भी चार्ज जीरो था, वायर पर अभी भी चार्ज जीरो है, और जब तक चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? इसलिए करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू चार्ज नहीं होता है, ड्यू टू मास होता है, इसलिए इसमें उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट करिए बेटा। अगला कंसेप्ट क्या है बेटा अपना? बहुत ही आसान है लेकिन फिर से वही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है क्या? वही सारी कहानी फर्स्ट सेकंड चैप्टर वाली। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा? QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, F इक्वल्स टू QE। ये पता है, नहीं पता है तो आपकी गलती है, आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट चैप्टर की बात है। लेकिन ये चार्ज कैसा था बेटा? रेस्ट चार्ज था। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ने रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया? क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाया। फर्स्ट चैप्टर की NCERT एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन था कि ऐसी दो प्लेट थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो दो प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव से नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसके अंदर एक चार्ज मूव कर रहा है, वो था ना, दो प्लेट के बीच में चार्ज को ऐसे मूव करा दिया तो चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन था एडिशनल एक्सरसाइज का, था ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब की बार चार्ज रेस्ट पे नहीं है, अब की बार चार्ज मूव कर रहा है। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे फोर्स लगा देगा क्या? हाँ, लगा देगा। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में सीखा है, इसको क्वेश्चन किया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? QE फोर्स लगाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे भी फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूविंग चार्ज पे भी फोर्स लगाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड exerts force on both rest charge and moving charge, on both rest charge and moving charge, दोनों पर फोर्स लगेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे फोर्स लगाएगा। अब आते हैं अपन इस पे। ये एक वायर है यानी कि कंडक्टर है, इसके अंदर करंट फ्लो हो रही है यानी कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है ना। वायर है, करंट फ्लो हो रही है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग कंडक्टर। इस पूरे चैप्टर में अपने को ध्यान रखना है, जब भी आपको वायर दिखे, वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, तो करंट कैरिंग वायर इज इक्वल्स टू मैग्नेट। यानी कि ये वायर तो है लेकिन अपने लिए क्या है? मैग्नेट है। चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेट वायर है यानी कि मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में किसको रख दिया? चार्ज को। और चार्ज कैसा है? रेस्ट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट चार्ज था, वैसे वायर की विसिनिटी में, वायर के एरिया में, वायर के सराउंडिंग में एक रेस्ट चार्ज को रख दिया। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि कोई फोर्स नहीं लगता है। एक्सपेरिमेंट रख के देखा,
करंट कैरिंग वायर के पास में एक ऑब्जेक्ट रख दिया, चार्ज तो कहां से रखोगे, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पर चार्ज है, उसको रख दिया रेस्ट पे, है ना, ऐसे टिका के छोड़ दिया, तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा, सॉरी कोई फोर्स नहीं लगा। इससे अपने को क्या पता चला, मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट exert फोर्स ऑन रेस्ट चार्ज। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो वही वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है, यानी कि करंट कैरिंग वायर, और करंट कैरिंग वायर इज इक्वल्स टू मैग्नेट है, तो चारों तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया चार्ज, लेकिन अब चार्ज चुपचाप बैठा नहीं है, चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग चार्ज। एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो चार्ज सीधा सीधा जा रहा था वो किसी एक डायरेक्शन में इधर या उधर, वो अपन देखेंगे आगे, डिफ्लेक्ट हो जाता है, मुड़ जाता है, डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो क्या होगा, रुका हुआ ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, चलता हुआ ऑब्जेक्ट स्पीड कम कर सकता है और ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकता है फोर्स की वजह से। इसने डायरेक्शन चेंज की, यानी कि फोर्स लगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड exerts force on moving charge. Magnetic field exerts force on moving charge. ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट करिए जल्दी से फटाफट। तो इतनी देर अपन ने कहानी पढ़ी, क्या मैग्नेटिक फील्ड होता तो है भाई, किस किस की वजह से होता है, तीन चीजों की वजह से होता है। मैग्नेट की वजह से होता है, करंट कैरिंग वायर की वजह से होता है, मूविंग चार्ज की वजह से होता है। तीन चीजों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड होता तो है, कितना होता है, जैसे मैंने बोला ना कि करंट की वैल्यू को बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो कितना बढ़ा, कम करने पे कम हो गया, कितना कम हुआ। यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 5 किलोमीटर दूर कितना है, 200 मीटर इधर इस राइट में कितना है, 300 मीटर नीचे की तरफ कितना है, कितना। ये जो वर्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है, वो पता किया है बायो-सैवर्ट लॉ ने। बायो-सैवर्ट एक साइंटिस्ट है, तो इसके अंदर ये टी साइलेंट होता है, बायो-सैवर्ट लॉ इसको ऐसे बोलते हैं। अब कूलम्ब्स लॉ याद है क्या, चैप्टर 1 कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, F वो ऐसा था, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा था ना, था। और इसकी प्रॉपर्टीज में अपन एक लाइन लिखता था स्टार पॉइंट बना के, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा आपको, कूलम्ब्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस, ऐसा याद आ रहा होगा। सिमिलरली एक वायर है, अब वायर तो छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा, सर्कुलर वायर, सर्कुलर लूप के शेप में वायर हो सकता है, स्ट्रेट वायर हो सकता है, कैसा भी वायर हो सकता है, सोलेनोइड हो सकता है, आपने सोलेनोइड भी पढ़ा है, ऐसा ही हेलिकल शेप में। तो वायर की शेप और साइज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये बायो-सैवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, एक छोटे से टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताएगा, ठीक है ना, पूरे वायर का नहीं बताएगा, स्मॉल टुकड़े का बताएगा। फिर अपन इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो एक वायर है, ये ध्यान रखना, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, बायो-सैवर्ट लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, ध्यान रखना है इसको। ऐसा वायर है, शेप कुछ भी नहीं पता, साइज भी नहीं पता, लेंथ पता नहीं कितनी है, इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रही है आई, तो वायर के हर एलिमेंट से आई करंट फ्लो हो रही है ना। छोटे से छोटा टुकड़ा ले लो वायर का, उससे करंट आई है, क्योंकि ये आई करंट पूरे वायर में है, वायर के हर पॉइंट से आई करंट पास हो रही है, ठीक है ना, सब पूरे वायर में करंट सेम है। पूरे वायर की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते, मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। तो इस वायर पर एक छोटा सा टुकड़ा अपन ने कंसिडर कर लिया, इतना सा, और इस टुकड़े की जो लेंथ है वो है dl। लेंथ को फिजिक्स में वेक्टर क्वांटिटी माना है, क्यों, करंट को वेक्टर मान नहीं सकते, करंट वेक्टर है ही नहीं, लेकिन करंट की डायरेक्शन तो है। अरे भाई करंट ऊपर जा रही है और करंट नीचे जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कि नहीं होगा। अभी जो ओरेस्टेड सर थे उन्होंने बताया था कि करंट इस तरफ फ्लो होती है ए से बी, तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होती है, और करंट बी से ए फ्लो होती है तो मैग्नेटिक नीडल ऐसे डिफ्लेक्ट होती है। यानी कि करंट की डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, लेकिन करंट को वेक्टर ले नहीं सकते। अब करंट ऊपर जाएगी तो भी अपन वेक्टर नहीं ले सकते, मतलब
वेक्टर तो ले ही नहीं सकते, तो पता कैसे चलेगा कि करंट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? इसका सॉल्यूशन क्या है? लेंथ को वेक्टर ले लो आप। लेंथ की डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये वायर है, वायर में करंट ऊपर जा रही है तो वायर की लेंथ भी ऊपर मानी जाएगी, वायर में करंट नीचे जा रही है तो वायर की लेंथ नीचे मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ डीएल इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन में डीएल की डायरेक्शन को मानना है, सिंपल सा फैक्ट है। इस स्मॉल एलिमेंट से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब ये वायर है, वायर से आर डिस्टेंस यहां ले लो, तो बेटा आर डिस्टेंस तो यहां पर भी हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है, यहां हो सकती है। तो आर डिस्टेंस तो बहुत जगह पर हो सकती है, तो कहां लेना है? थीटा एंगल पर। थीटा इज द एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। करंट तो वेक्टर नहीं है, तो करंट के साथ एंगल बोलने का मतलब नहीं है। डीएल और आर, वायर का जो छोटा सा टुकड़ा है उसके और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, इस पी पॉइंट पर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। वायर में करंट फ्लो हो रही है, करंट कैरिंग वायर, ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और इसके चारों तरफ में ही एक पॉइंट है पी, तो पी पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये ध्यान रखना। मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई बी। इसकी एसआई यूनिट और डायमेंशन में ज़्यादा आपको उत्सुकता नहीं दिखानी है, मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन कुछ चैप्टर कंप्लीट होने, मतलब ये चैप्टर थोड़ा आगे बढ़ेगा तब आसानी से पता चलेगा। जैसे वैसे आपको पता होगा इसकी एसआई यूनिट होती है टेस्ला, एसआई यूनिट इज टेस्ला, ठीक है ना, और वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। अब ये केवल बोलने के लिए ठीक लग रहा है, क्योंकि आपने आगे की कोई चीज़ पढ़ी नहीं है ना, तो समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा आगे आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए इसको छोड़ दो। अभी यूनिट डायमेंशन नहीं पता होगी तो काम अभी चल जाएगा अपना, बाद में पता चलेगी, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं बी से, पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा डीबी। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट, एक्सपेरिमेंटली इट इज सीन दैट इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये तो और स्टेट ने भी बता दिया था, करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट कम होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, लेंथ, वायर जितना लंबा होगा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से आया, थीटा की वैल्यू को चेंज कर करके देखा तो पता चला। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द एलिमेंट। जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। चारों को एक साथ लिखेंगे, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शन हटाने पे कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आएगा वो याद तो रखना है, लेकिन कुछ आसान कर सकते हैं याद रखने को। फर्स्ट चैप्टर के अंदर था कुलम्स लॉ, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटने के बाद क्या कांस्टेंट आया था? 1/4 पाई ई नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये 4 पाई तो यहां पर भी आएगा। व्हाट डू यू मीन बाई एप्सिलॉन नॉट? ई नॉट भी बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड में ई नॉट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट होता है। वापस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट होता है, मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट होता है। दिस इज परमिटिविटी, दिस इज परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस को इंटर रिलेट करने के लिए जहां जहां पर भी फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में ई नोट था, जब आप मैग्नेटिज्म में उसको कन्वर्ट करोगे तो ई नोट इज रिप्लेस्ड बाई 1 बाई म्यू नोट। ई नोट नीचे आता था तो म्यू नोट ऊपर आएगा, और ई नोट ऊपर आता था तो म्यू नोट नीचे आएगा। यहां देखो ई नोट कहां आ रहा है? डिनोमिनेटर में, तो म्यू नोट कहां आएगा? यहां पे न्यूमरेटर में। तो ये कांस्टेंट को कन्वर्ट करो, 4 पाई तो ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। 4 पाई तो डिनोमिनेटर में था, वो यही रहेगा, लेकिन ई नोट 1 बाई म्यू नोट, तो म्यू नोट अपॉन 4। तो dB इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन हटाने पे कांस्टेंट आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को रट लो, इसका मंत्र बना करके जाप कर लो, बहुत ज़्यादा काम आने वाला। इतने स्टार मैंने बना दिए और आप बना देना, बहुत ज़्यादा काम आने वाला।
व्हाट इज दिस? मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट, पूरे वायर की वजह से नहीं, छोटे एलिमेंट की वजह से। छोटा एलिमेंट कौन से वायर का? स्ट्रेट वायर का, किसी सर्कुलर वायर का, और भी किसी भी वायर का। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट था। करंट, लेंथ, साइन थीटा, आर स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस। जैसे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी था, वैसे म्यू नॉट परमिएबिलिटी है। इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। मैंने ई नोट के बारे में सेकंड चैप्टर में बताया था, म्यू नोट की पूरी डिटेल 5th चैप्टर में आएगी। हालांकि मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा, लेकिन 5th चैप्टर में आएगा। फ्री स्पेस बोल दो, एयर बोल दो, वैक्यूम बोल दो, एक ही बात है। इसकी वैल्यू भी होती है बेटा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इसकी यूनिट भी होती है। अब इसकी यूनिट तो तब पता चलेगी जब डीबी की यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट बताओ। कहने को तो मैंने लिख दी है इसकी यूनिट टेस्ला, लेकिन ऐसा यूनिट में वो जैसे मास, लेंथ, टाइम, उसकी फॉर्म में इसकी यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। इसलिए इसको अभी ऐसे खाली जगह छोड़ो। इस म्यू नोट की अपन यूनिट भी लिखेंगे और इस म्यू नोट की अपन डायमेंशन भी लिखेंगे। इस पेज पर ये 2-4 लाइनें छोड़ो, मैं जब अगला वीडियो या जिस भी वीडियो में बताऊंगा तो मैं याद दिलाऊंगा कि बेटा पेज पलटो, अपने को इसकी यूनिट डायमेंशन लिखनी है, ठीक है ना। जब आसानी से समझ में आएगी तो बताऊंगा, अभी बताऊंगा तो रटने का काम हो जाएगा, है ना। अभी बताऊंगा तो रटने का काम होगा, जब समझेंगे तब मैं लिखूंगा इसे, ठीक है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और उसकी वैल्यू है ये। अब जब आप इसकी वैल्यू को लिखोगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, केवल 10⁻⁻⁷ बचेगा। तो कई सारी बुक में आपको डीबी की वैल्यू ये भी दिखती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ हो गई, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये है स्केलर फॉर्म। बायो-सेवर्ट लॉ की कौन सी फॉर्म है ये? स्केलर फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, डायरेक्शन पता नहीं चल रही। तो क्या अपन डायरेक्शन पता नहीं कर सकते हैं? या कर सकते हैं। अपन किसी भी स्केलर क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको भी करेंगे, तो इसको छाप लो पहले। बायो-सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में तो ये है, डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में फर्स्ट चैप्टर याद है, सेकंड चैप्टर याद है, 11th क्लास याद है। किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में, किसी भी फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्मूले में कैसे बदलते हैं? यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करके। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्क कुछ नहीं पड़ा, 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी डायरेक्शन होती है, फायदा होता है कि डायरेक्शन मिल जाती है। तो इस डीबी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर और एक आर कैप। व्हाट इज आर कैप? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और डायरेक्शन आर वेक्टर की डायरेक्शन, तो आर कैप से मल्टीप्लाई किया। आर कैप बराबर क्या होता है बेटा? यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये होता है। इसको यहां लिखोगे तो डीबी वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड। ये अपन ने करंट और लेंथ में से वेक्टर क्या है? लेंथ है ना, तो लेंथ के ऊपर भी वेक्टर आ जाएगा। आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा? आर क्यूब। तो डीबी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर आर वेक्टर साइन थीटा डिवाइड बाई आर क्यूब। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये इसका मैग्नीट्यूड होगा, है ना। ए वेक्टर बी वेक्टर ऐसे मैग्नीट्यूड होता है ना। सॉरी, अपने को पता है ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ना। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां पर भी होगा, देखो ए बी साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा क्या होगा? ए क्रॉस बी। तो डी एल आर साइन थीटा क्या होगा? डी एल क्रॉस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई आर क्यूब। दिस इज वेक्टर फॉर्म। हालांकि अपन क्या यूज करेंगे? स्केलर फॉर्म। जब भी अपने को कोई डेरिवेशन करना होगा, काम अपने यही आएगा, लेकिन ये भी अपने को आना चाहिए, कभी पूछ सकते हैं। यहां पर इस फॉर्मूले में तो ये केवल मैग्नीट्यूड दिखा रहा था, इस फॉर्मूले में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दिखाएगा। क्या है?
कुछ पॉइंट्स लिख देते हैं अपन इसके। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कौन है इसमें, dB, इज इन द डायरेक्शन ऑफ dl क्रॉस r। dl क्रॉस r की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकलती है, याद है क्या, a क्रॉस b, जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो a क्रॉस b और b क्रॉस a अलग अलग होता है। a क्रॉस b कैसे करते हैं, a की डायरेक्शन में थंब फिंगर्स ओपन करो, b की तरफ कर्ल करो, थंब बाहर की तरफ, इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। एक होता है स्क्रू रूल, a और b के ऊपर आप ऐसा स्क्रू रखो, a क्रॉस b करना है तो a से b की तरफ मोड़ो, a से b की तरफ मोड़ो, स्क्रू किधर आएगा, बाहर आएगा। और अगर आपको b क्रॉस a करना है तो b से a की तरफ मोड़ो, तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्क्रू इज द डायरेक्शन ऑफ a क्रॉस b या b क्रॉस a। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो। यानी कि जो डायरेक्शन dl क्रॉस r की है वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है। तो इसकी डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, इज डिटरमाइंड बाय, किससे पता करेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। 11th क्लास में पढ़ा है, सब बच्चे 11th पास करके आए हैं, सबको पता है। और राइट हैंड थंब रूल बात एक ही है बेटा, है ना, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा, इससे पता चलेगी। और फिर ये जो डायरेक्शन निकलेगी वो क्या होगी, आप करो a क्रॉस b किया तो बाहर आया, जो बाहर वाली डायरेक्शन आई है ये a के भी परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर है, a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। b क्रॉस a करो, b क्रॉस a डायरेक्शन है अंदर की तरफ, तो अंदर वाली डायरेक्शन a के भी परपेंडिकुलर है, b के भी परपेंडिकुलर। तो ये तो अपने सीखा है 11th क्लास में कि क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होती है। तो यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट किसका कर रहे हैं, dl का, किसके साथ, r के साथ, तो किसकी डायरेक्शन मिलेगी, db। यानी कि इसकी डायरेक्शन dl के भी परपेंडिकुलर होगी, r के भी परपेंडिकुलर होगी। db की डायरेक्शन dl और r दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, जैसे इसमें होती थी, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू बोथ dl एंड r। dl के भी परपेंडिकुलर है, r के भी परपेंडिकुलर है। ये तो था 11th क्लास के नॉलेज, 11th क्लास तक के नॉलेज से डायरेक्शन निकालना dl क्रॉस r करके। इस चैप्टर में अलग से रूल है डायरेक्शन निकालने का, राइट हैंड पाम रूल बोलते हैं उसको, राइट हैंड पाम रूल, वो सीखेंगे। इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ते हैं। इसका जो आगे वाला जो रूल है वो मैं अपना जो नेक्स्ट वीडियो होगा, कल जो अपन लाइव क्लास लेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो रूल है डायरेक्शन निकालने का वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट कर लीजिए, पढ़ते रहिए, क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करिए, और जो भी डाउट आता है उसको पूछिए।